तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाँ, एसिड बेस का जो डेफिनेशन है वो देख चुके हैं हम लोग, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है कि नहीं? आ, यहाँ पे मैंने दिया था कि आप इसमें भर के लाओगे, बनाया आपने? ठीक। तो इसमें जितने भी एसिड्स होते हैं, जो भी इसमें अम्ल है, अगर उन सब में जो भी एसिड है सब में अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मतलब नीला रंग का विलयन डाला जाए तो वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला जाए तो कोई चेंज नहीं आएगा। बढ़िया। और फिनोल्फथैलीन का सॉल्यूशन डाला जाए तो वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक। होता भी कलरलेस है, कलरलेस ही एसिड में रहता है। और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन अगर डाला जाए तो एसिड में वो रेड हो जाता है। चलो, इसमें जो भी बेस है मतलब जो क्षार है या भस्म कह लो, अभी अगर उसको उसमें हम लोग अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू जो है वो कैसा रहेगा? वो ब्लू ही रहता है, और वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन रेड लिटमस सॉल्यूशन डाले तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। और फिनोल्फथैलीन क्या हो जाता है? वेरी गुड, पिंक हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है बेस में डालने पे। ठीक है। तो अगर आपने सारे प्रैक्टिस किए होंगे तो एग्जाम में ऐसे पूछा भी जाएगा तो आप बता दोगे। अभी आते हैं अम्लों की सांद्रता की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स। ये सांद्रता का क्या मतलब है? देखो, कंसंट्रेशन आप बार बार सुनते होंगे क्लास में, हमेशा शिक्षक कहते हैं कंसंट्रेट रहो, ध्यान दो, हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन रखो। तो जितना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा कहेंगे कि आप कंसंट्रेट हो। तो वैसे ही, जैसे मान लो एक सिंपल सा आपके सामने मैं एग्जांपल रख रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप सिंपल सा इस तरह का एक ग्लास है आपके पास, और इसमें आप एक, गर्मी का मौसम है, शरबत बना रहे हो, और आपने इसके अंदर पानी डाल दिया यहाँ तक, इस तरह का, और इसमें आपने वो चीनी डालने हैं, नमक डालने हैं, जो भी मतलब आप जैसा शरबत बनाना चाहते हो। तो ये पानी है, और इसके अंदर आप जो है सो कि शुगर डाल रहे हो। और आपने क्या करा, जो चीनी का जो है सो कि ऐसे चार पांच वो जो टुकड़ा होता है उसको पकड़ा और इसमें डाल दिया, और बढ़िया से इसको मिला दिया। ठीक। एकदम गर्मी से परेशान कोई गेस्ट आपके घर पे आया और आपने ये थमा दिया, ये लीजिए पीजिए, तो है कि नहीं? और फिर जब पी लें वो पूरा, तो उनसे पूछिए कि तब शरबत कैसा लगा, तो फिर वो तुरंत कहेंगे आपसे ये शरबत था, है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ शरबत ही तो था। तो बोला नहीं, हमको तो ऐसा लगा कि आप बस पानी पिला रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। मतलब इतना बड़ा गिलास हो, इतना पानी हो, समझ रहे हो, बाल्टी भर पानी में आप चीनी का 4 कण डाल दिया आपने, और उसको मिला करके हमें आप पिला रहे हो, और आप कह रहे हो कि हाँ मतलब चीनी बढ़िया से मिलाया हमने, बहुत अच्छा। उस तरह का तो है ही नहीं। तो ऐसे समझना बात, इसको हम कहते हैं तनु। क्या कहते हैं? किसी किसी बच्चे का नाम भी होता है तनु। ये डायलूट कहलाता है, इंग्लिश में क्या कहलाता है? डायलूट। अच्छा, अगर इसमें, सुनना ध्यान से, मैं पानी और मिला दूं, जैसे मान लो वो गेस्ट 2 आदमी को लेके और आए होंगे, तो भाई चीनी मेरे पास इतना ही था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पानी इसमें और मिला देता हूँ। वो तो सस्ते मिल जाते हैं ना, पानी सबसे सस्ते। अब इसमें मिला दिया, वो बाल्टी में डाल के इसी को मिला के बढ़िया से फिर उसमें से दिए जा रहा हूँ सबको, है कि नहीं? कम से कम इतना कोई तो नहीं कहेगा ना कि चीनी का उसमें अंश नहीं है, चीनी का कुछ तो अंश है। तो इस प्रक्रिया को मतलब और पानी डालकर, सुनना ध्यान से, और पानी डालकर इसको और आप तनु कर रहे हो और डाइल्यूट कर रहे हो, तो इसको कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट आप कर रहे हो।
ये जो प्रोसेस होती है ना, मतलब आप करके रहो, पानी को और मिला मिला के और मिला मिला करके उसको और थिन करते जा रहे हो, पतला करते जा रहे हो। जो इसमें एक तरह से कहो कि बेसिकली मैं ऐसे भी इसको समझा सकता हूँ कि एक विलेय होता है जिसको हम कम मात्रा में घोले होते हैं, जो कम मात्रा में होता है। एक विलायक होता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में क्या थी? चीनी थी विलेय की जगह पे, और पानी पूरा मिला मिला के, तो विलायक की मात्रा बढ़ा के, इसकी मात्रा बढ़ा के क्या कर रहे हो आप? हाँ, विलियन को बढ़ाते जा रहे हो। विलियन, तो विलियन जब इसकी मात्रा बढ़ाओगे, सुनना ध्यान से, जब इसकी मात्रा बढ़ेगी, विलायक की यदि मात्रा बढ़े, यदि मात्रा बढ़े, तो ध्यान से यहाँ देखना, तो विलियन क्या होता है? तनु होते जाता है। क्या होते जाता है? तनु होते जाता है, ये और डाइल्यूट होते जाएगा। आई बात समझ में? तो कौन तनु होते जाएगा? विलियन। जो सॉल्यूशन होगा वो और डाइल्यूट होते जाएगा, और पतला होते जाएगा, अगर विलायक की मात्रा बढ़ाते जाओगे तो। विलायक यहाँ पे कौन है? पानी। विलेय यहाँ पे कौन है? हाँ, विलेय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट, और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, और विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बता दो? सॉल्यूशन। विलेय नहीं, विलायक हूं मैं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, इधर ऐसे भी समझ सकते हो। तो सुनना, बहुत आसान है, एक ही चीज से दोनों समझ गए आप। सांद्र क्या होता है? अगर मात्रा ज्यादा हो तो, और तनु क्या होता है? मात्रा बहुत कम हो तो। बस सिंपल सा। तभी तो चीनी पानी की बात समझा रहा था। अब ऐसे ही मान लो आपके पास कोई बर्तन है, इसमें यहाँ तक ऐसे पानी है, इसमें आप कोई अम्ल डाल रहे हो, राइट नाउ मान लो H2SO4 एसिड डाल रहे हो। अब H2SO4 के आपने 10 बूंद डाल दिया आपने, तो अभी ये क्या है? डाइल्यूट है। क्या डाल दिया आपने? तनु है। इसको क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। मतलब पानी की मात्रा, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो, और जिसको डाल रहे हो विलेय एसिड है, बेस है, उसकी मात्रा बहुत कम हो, तो हम इसको तनु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। देखो ऐसे मत समझना कि H2SO4 है तो तनु अम्ल है, और एसिटिक एसिड है तो सांद्र है, चाहे एसिटिक तनु है, H2SO4 सांद्र है, ऐसे मत समझना। सुनना, ये H2SO4 ही है, और सेम, ध्यान सुनना, यही चीज मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। जितना पानी वहां पे उतना ही पानी यहाँ पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो H2SO4 की जो मात्रा है वो थोड़ी सी है, और अगर यहाँ पे पानी उतनी ही है, लेकिन इसकी मात्रा अगर बहुत अधिक कर दी जाए, किसकी मात्रा? H2SO4 की। अगर इसकी मात्रा कर दी जाए बहुत अधिक, तो ये जो अम्ल है यहाँ पे कहलाएगा, वो सांद्र अम्ल कहलाएगा, कंसंट्रेटेड कहलाएगा। बात समझ आई? कभी कभी हमारे घर में जो सब्जी बनती है ना, दाल बनती है ना, तो नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? विलायक का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? पानी का प्रयोग करते हैं, और फिर कहते हैं कि आज हमने दाल ज़्यादा बनाया है, थोड़ा सा सबको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चलाते हैं, है कि नहीं? तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड समझ में आया? तो तनु कब बोलेंगे? जब अम्ल की मात्रा थोड़ी सी हो। अम्ल की मात्रा थोड़ी सी हो, और विलयन में जब अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? सांद्र, कंसंट्रेटेड, सांद्र। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं। सांद्र अम्ल वह होता है जिसमें बहुत कम, क्या है? सांद्र अम्ल वह, सांद्र अम्ल वह होता है जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी पानी नहीं होता। मतलब देखो, पानी नहीं होता मतलब एसिड बहुत ज्यादा होता है, पानी की मात्रा कम होती है, एसिड की मात्रा ज्यादा, तो क्या हुआ? सांद्र। सही बात है, मतलब एसिड ज्यादा हो गया। अरे भाई, यहाँ पे एसिड ज्यादा है, इसका मतलब पानी कम। यहाँ एसिड कम है, मतलब पानी, बात समझ में आई? पानी ज्यादा था, एसिड कम था, तो ऐसे भी कहा जा सकता है। मैं एसिड को लेके समझा रहा था, यहाँ पानी को भी लेके समझ सकते हैं। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे समझ लो। अब वैसे ही तनु अम्ल, जब सांद्र अम्ल में, मतलब जब कंसंट्रेटेड होता है, मतलब एसिड ज्यादा होता है,
जब सांद्र अम्ल में पानी मिलाया जाता है, उसमें वाटर ऐड करते हो और तो पतला डाइल्यूट तनु होते जाता है, तो पतला अम्ल बनता है। इस प्रकार एक तनु अम्ल वह अम्ल होता है जिसमें बड़ी मात्रा में पानी होता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। तो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उसमें जो है सो कि वाटर का जो अमाउंट होता है, पानी की जो मात्रा होती है वो अच्छी खासी होती है। ये ध्यान हमें रखना है। क्लियर है सबको? चलो अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मतलब अम्लों की भौतिक गुण। क्या बताओ? हाँ, यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि जो एसिड्स होते हैं उसकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, अम्लों की भौतिक गुण, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे पहला है क्या, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है या अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये जग जाहिर है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सारे एसिड्स को चेक कर, मैंने पहले भी बोला था कि सारे अम्ल को चख करके हम नहीं चेक करेंगे भाई। अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं, लेकिन जब मैंने आपको पिछले क्लास में ही पढ़ाया था, याद है कि जो अम्ल होते हैं बेसिकली एक कार्बनिक पढ़ाया था और एक अकार्बनिक, याद आया? एक ऑर्गेनिक एसिड और एक इनऑर्गेनिक एसिड या खनिज अम्ल जिसको कहते हो, या मिनरल्स, सॉरी हाँ मिनरल्स एसिड कहते हो। तो उसमें एक चीज़ बताया था कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, क्योंकि वो सजीव स्रोतों से ही मिलते हैं, सजीव स्रोतों से ही मिलते हैं, तो वो हमें उतना हार्म नहीं करते, वो हमारे लिए उतना क्षति नहीं पहुंचाते। लेकिन जो खनिज अम्ल होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब जो एसिड्स होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं हमारे लिए। तो इन सब को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते, टेस्ट वगैरह नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक चीज़ तो ये है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा अगला है, कुछ अम्ल ठोस होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जैसे आप आमतौर पे बहुत सारी चीज़ें ठोस अवस्था में देखते हो वैसे। जबकि बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जो इस कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में, मतलब द्रव जैसा होते हैं। ठीक है, तो कुछ अम्ल ठोस होते हैं जबकि अन्य कमरे के तापमान पर तरल होते हैं, मतलब लिक्विड टाइप का। उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सैलिक एसिड, ये आप जरूर याद रख लेना, जैसे पूछा जा सकता है कि दो एसिड का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पे कमरे के ताप पे सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो जैसे ऑक्सैलिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब लिक्विड फेज में रहते हैं, तरल पदार्थ की तरह रहते हैं। ठीक है, अम्ल जो होता है वो अम्ल विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? हाँ, अगर अम्ल का कोई सॉल्यूशन है किसी मतलब विलयन में, आप लोगों ने वो जो मैंने बोला था किया, नींबू पानी के साथ हल्दी मिला के देखा, और फिर वो साबुन का जो घोल है उसका प्रयोग किया आपने, देखने को मिला? कितने लोगों ने किया, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5, काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, 5 ही लोगों ने किया, इसीलिए विज्ञान इतना पीछे है। तो तुम रोज रोज कपड़ा अपना गंदा कर लेती हो, ये कह रही है रोज रोज होता है। तो रोज रोज कपड़े गंदा मत किया करो, ऐसे हल्दी मत लगाया करो, सब्जी मत गिराया करो देह पे, हैं? चलो कोई नहीं। अम्ल विलयन नीले लिटमस, अम्ल विलयन नीले लिटमस के रंग को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये तो पहले से हमको पता। अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसका ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा भी जा सकता है। अम्लीय विलयन कहा जा रहा है, अम्ल ऐसे नहीं कहा जा रहा, ध्यान से सुनना, अम्लीय विलयन। और जब भी अम्लीय विलयन सुनाई देना तो ध्यान रखना उसके साथ पानी मौजूद है। क्या मौजूद है? हाँ, विलयन शब्द आए तो जनरली आप वाटर जरूर दिमाग में लेके आना कि वहाँ पे पानी जरूर प्रेजेंट है। आगे चल के ये चीज़ें बदलेंगी थोड़ी सी, लेकिन अभी आपको यही सोचना है कि विलयन शब्द आते ही एक चीज़ पानी जरूर है। तो कोई एसिड ले लो, थोड़ी सी ही बात बता रहा हूँ, आगे चल के इसको और अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे पानी है, तो पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो इसमें खूब सारा H2O का मॉलिक्यूल है, और इसमें जो है सो कि आप जब एसिड डालते हो ना, सुनना ध्यान से, जब आप कोई एसिड डालते हो, जैसे H2SO4 आपने डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो एसिड होता है ना, इसको पानी का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स, उसको तोड़ देते हैं। आई बात समझ में? और
कुछ ऐसे होता है, मतलब ये आयंस में टूटते हैं, H प्लस अलग हो जाता है इसमें से, और जो सॉल्फेट आयन SO4 पे 2 माइनस ये अलग हो जाता है। तो एक H2SO4 टूटता है तो 2 गो H प्लस मिलता है और ये को सॉल्फेट आयन मिलता है, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? ये ऐसे टूटते हैं। और ये जैसे ही आयन में टूटता है ना H2SO4, ये जो आयन्स हमको मिलते हैं, इस आयन के कारण ही, इन आयनों के कारण ही ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो विलयन होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। मतलब ये विद्युत धारा का सुचालक बन जाता है। करंट जो है सो कि अपने से होकर के ये पास करने लगता है। ठीक है, जैसे दो चीज का ख्याल रखना, ध्यान दो पढ़ाई पे, दो चीज का ध्यान रखना। जैसे वायर है, क्या है बोलो, वायर, जैसे ये तार आप देख रहे हो, तो वायर के अंदर जो करंट चलता है, तार के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना विद्युत धारा, ये सारा राज वहां भी खुलेगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप हिंदी में बोलोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे? हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना। बोलो, बात समझ में आई? कोई दिक्कत आया कि नहीं आया? तो इस जैसे वायर है ना, चलो ऐसे बना देता हूँ, आप सबको अच्छे से दिखेगा, चलो खुश हो जाओगे। कुछ उसकी मोटाई दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो जो चालक तार होता है ना, इसके एक क्या बताओ, चालक तार, कंडक्टिंग वायर। तो चालक तार में जो करंट बनता है ना, करंट जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। हाँ ऑब्वियस बात है, बैटरी बैटरी चाहिए, लेकिन इसमें करंट चलता है तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से। इसमें इलेक्ट्रॉन्स वैसे माइनस वो फ्री होते हैं तो इसकी वजह से। लेकिन किसी सॉल्यूशन में करंट चलता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, आयंस की वजह से। किसकी वजह से? तो सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा भी जा सकता है कि चालक तार में जो धारा प्रवाह होता है, करंट बनता है, उसमें जो चार्ज कैरियर होता है, जिसमें जिसकी वजह से करंट बन रहा है, चल रहा है, वो कौन है? तो इलेक्ट्रॉन्स हैं चालक तार में। जबकि विलयन में कौन है? तो आयंस है। तो विलयन में आयंस है और तार में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो क्या लिखा गया सुनो, अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन। अम्ल नहीं लिखा गया, अम्लीय विलयन। जैसे ऐसे मान लो, सवाल दिमाग में आ जाएगा, सर अगर सिर्फ बर्तन में H2SO4, खाली H2SO4 ही होता, सिर्फ H2SO4 ही होता, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता? नहीं करता। इसके लिए इसको आयंस में टूटना जरूरी है, अलग अलग होना जरूरी है। तो इसके लिए इसमें पानी का आना जरूरी है, जो कि आके इसको क्या करेगा? तोड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे आमतौर पे मान लो आप घर में नमक देखा आपने, NaCl, सॉलिड स्टेट में होता है, तो NaCl है। तो पूछा जाए कि क्या ये इससे करंट फ्लो हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो इसके दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? हम क्या करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। एक तरीका तो यही, इसमें क्या डाल दो, वाटर ऐड कर दो, मतलब सॉल्यूशन बना दो, इसको विलियन बना दो, सॉल्ट सॉल्यूशन, लवण का विलियन। जैसे ही पानी डालोगे तो जो सोडियम क्लोराइड है Na+ और Cl- में अलग अलग टूट जाता है। फिर से यहाँ आपको आयंस मिल जाएंगे, और अगर आयन आ गया समझ लेना करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में? जैसे हमारे यहाँ जो पानी होता है, जो अशुद्ध जल होता है, मतलब जो हम लोग आमतौर पे चापाकल से चला के पी लेते हैं या नदी नालों में मिलता है, तो आमतौर पे उसमें अगर करंट फ्लो करवाओगे तो करेगा और करंट आपको झटका लगेगा। लेकिन जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, उसमें करंट नहीं लगता। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसकी कहानी ये होती है कि उसके लिए क्या चाहिए? आयंस चाहिए। आई बात समझ में? फिर ये गलत फहमी भी मत पकड़ लेना, ये गलत फहमी मत चले जाना कि सर इसका मतलब अब समझ में आया कि पानी जो है ना, इसकी वजह से करंट आ रहा है। ना ना ना, अगर जो शुद्ध जल है, प्योर वाटर है, क्या है बोलो, जिसमें कोई भी आयंस नहीं है, तो ये जो है सो कि कुचालक होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। बात समझ में आई? ध्यान है? चलो, तो ये इंसुलेटर होता है। तो किसकी वजह से करंट हो रहा है, पानी की वजह से या नमक की वजह से? फिर गलत बात है, ना पानी की वजह से ना नमक की वजह से। पानी के साथ नमक है तो टूट गया, जो आयंस आया उसकी वजह से। समझ में आया?
पूछा जाए कि यहाँ पे करंट बन रहा है पानी की वजह से कि सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, तो ना पानी की वजह से ना सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, पानी में जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और जो आयंस बने उस आयंस की वजह से। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, तो एक एक लाइन जो है वो बात पकड़ के बैठना सही से, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था, बेसिकली एक चीज समझा रहा था आपको कि जैसे NaCl है ना, अब सोडियम क्लोराइड है तो वैसे ठोस है ही, अभी इससे करंट वरेंट जा नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही पानी डाल दोगे तो आयंस इसमें मिलने लगते हैं, ये टूट जाता है, आयंस मिलता है, करंट फ्लो करती है, ये गुड कंडक्टर बन जाता है। एक और तरीका होता है कि पानी मत डालो लेकिन इसको गर्म कर दो। क्या कर दो? जैसे ही गर्म करोगे, हीट करोगे ना, ये गीला हो जाएगा, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तवा पर रख के नमक को गर्म कर दिए गीला हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। कभी मैंने दिखाया था इसका वीडियो आप लोगों को? दिखाया था, मुझे याद है कि NaCl का जो वो हीट करके वो लिक्विड फेज में मैंने दिखाया था। तो एक टाइम पे ना ये मोल्टेन हो जाएगा, वो गल जाएगा। ठीक है। तो जो इसका गला हुआ अवस्था होगा उसमें भी आपको आयन मिल जाएंगे, जबकि हमने पानी नहीं डाला है। सुनो ध्यान से, हमने पानी नहीं डाला लेकिन उसको गर्म करके हमने उसको क्या कर दिया, गला दिया। देन वहां भी हमको Na+ और Cl- मिलते हैं, तो वहां भी करंट फ्लो कर सकता है। तो हमको बेसिकली क्या चाहिए, गला हुआ कि पानी के साथ क्या, हमको आयंस चाहिए। क्या चाहिए? मिला जुला के कुल बात क्या है, आयंस चाहिए करंट के लिए। बात समझ में आई? किसमें? सॉल्यूशन में, वायर में नहीं। ये नहीं कि वो तार है उसको लेके उसमें लगे सॉल्यूशन वाला आयंस भरने, ऐसे थोड़ी ना। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट के लिए सहारा बन जाते हैं विद्युत धारा बनाने के लिए। बोलो, बात समझ में आई? तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, इसको ध्यान में रखना है। अब कई सारे बच्चे, जब हम लोग केमिस्ट्री शुरू करते हैं ना और कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे सबसे पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण हमने लिखा, तो आपको एक चीज पता होगा कि जब हम लोग लिखते हैं कि Na+Cl2NaCl, या लिखते हैं कि Na+H2SO4 Na2SO4+H2, तो बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर आप ये रिएक्शन लिख कैसे दे रहे हो, आपको कैसे पता कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि वैलेंसी लिखो, क्रॉस ओवर करो। ठीक है। वो आपको टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है अच्छे से, किए हो तो फिर ठीक है, नहीं किए हो तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, दोबारा से नहीं करने वाला हूँ मैं। दूसरी चीज ये कि इसमें जितना सारा केमिकल प्रॉपर्टीज है, जितना भी रासायनिक गुण है, इनका एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए, और बहुत अच्छे से। क्योंकि एक लाइन याद होगा ना तो कम से कम 10 रिएक्शन आराम से लिख सकते हो, 8-10 रिएक्शन आराम से लिख सकते हो। ये बात समझ में? ठीक है। उससे 8-10 से मतलब नहीं है, 2-4-5 भी आपको आने चाहिए। तो एक तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एसिड के रासायनिक गुण बताओ, तो आपको गुण याद होंगे 4-5 आराम से लेके आओगे। और सबके एक अगर वो लाइन याद होगा ना तो आप खुद ब खुद जो है सो की रिएक्शन लिख सकते हो। देखना कैसे, जैसे केमिकल वोल्टेज रासायनिक गुण किसके, एसिड्स की ही बात हो रही है। तो धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया, सबसे पहले मतलब धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो ये लाइन याद रखना है, ये वाला कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब सुनो, अपनी मर्जी से कोई एसिड चुनो, जैसे बार बार फेमस हम लोग उठा रहे हैं, H2SO4 उठा लेते हैं। हाँ, किसी ने बोला HCl, अच्छा बहन आ जाते हैं, चलो खुश रहो तुम भी, लो HCl ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो H2SO4 और यहाँ पे HCl, दो एसिड हमने ले लिए। एसिड के साथ किसका रिएक्ट करवाना है, धातु का। धातु आपको बहुत सारा पता है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बहुत सारा फेमस आप जानते हो। और वैसा ही उठाना जो रिएक्ट मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ठीक ठाक हो। अब ये नहीं कि सर क्रियाशीलता श्रेणी याद किए हैं, प्लेटिनम भी तो धातु है, तो ये बात आप जानते हो कि प्लेटिनम सबसे नीचे था और उसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम थी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस बात का थोड़ा मर्यादा रखना, ख्याल रखना, ध्यान दो इधर। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ना ले रहा हूँ सोडियम, क्या ले रहा हूँ, तब ये क्या कर रहा है, अम्ल धातुओं के साथ, तो एक धातु हो गया एक अम्ल हो गया, इसको पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। इस लाइन से क्या फायदा हुआ कि आप सबसे पहले लिख दो H2, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एक H2। अब ध्यान से देखो, अगर हाइड्रोजन गैस बना तो एक इसमें क्या दिख रहा है, सल्फेट, एक क्या दिख रहा है, Na। तो एक चीज जो पढ़ा होगा ना पहला चैप्टर ठीक से और सही से वो पकड़ा होगा सारा चीज, तो तुरंत बोल देगा सर आप लिख दो Na2SO4। NaSO4 नहीं बोलेगा वो बोलेगा Na2SO4, क्योंकि उसको पता है सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है,
इधर 2 दिखाते थे, इधर 1 तो 1 यहाँ आएगा तो सल्फेट एक ही रहेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो Na2SO4 बनेगा। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि NaSO4 लिखा जाएगा या Na2SO4 लिखा जाएगा। बोलो, बात पकड़ में आई? नहीं समझ आया? आया? ठीक है, एकदम प्यार प्यार से अपने रफ्तार से चलो, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, मैं हूं आप सबके साथ। फिर सोडियम ही ले लो, एसिड अलग है। तो एक तो दिमाग में रखो कि हाइड्रोजन गैस बनेगा बनेगा, ठीक है, और एक बच गया Cl, वहां बच गया Na, बताओ क्या बनना चाहिए? NaCl। बोलो, बात समझ में आई? ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई एसिड धातु से रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। और एक क्या बनेगा? लवण, एक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एक साल्ट बनेगा, लवण बनेगा। इतना ध्यान में रख लो। बात समझ में आती है आपको? तो ये है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब देख लो। जिंक क्या है? धातु है। HCl क्या है? एसिड है। तो ये DIL का मतलब दिल नहीं है, ये डाइल्यूट है। अभी तनु समझा रहे थे। हाँ सर, ये दिल क्या है, ये दिल क्या है, ऐसे मत पूछ लेना, ठीक है? DIL बगल में डॉट लगा है, इसका मतलब है डाइल्यूट। सही बात समझ में? तुम क्या खा रही है बच्ची? तो अभी खाने का समय है। बोल। हमेशा खाती रहती हो, स्कूल में भी, सुबह से लेके शाम तक? सोते टाइम में? सोते टाइम सो जाती हो, लेकिन जब से जगती हो शाम तक सोने से पहले खाती रहती हो? कसम, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे। हैं? खाती है ये? लेकिन ये सही नहीं है, अब गजब वाला है। अगर ये मतलब, अगर हैबिट हो गया, ये गलत आदत हो गया, तो इसको सुधारो। ये मतलब गलत बात है। मतलब आप, हम ये नहीं कह रहे कि क्लास की बात है, तो अब तुम सोचो, सोच के देखो कैसा लग रहा है जब से सुबह जगे ए लावा हो, और तब से तुम मतलब शुरू हो, अब घूमने जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, जहां मर्जी जा रहे हो, खाते रह रहे हो। ये गजब का आदत हो गया भाई। सुधार भाई इसको। हैं? मान लो कि उम्र हो गया, समय हो गया, लड़का पक्ष से कुछ लोग देखने आ गए, ए ले आओ पहले खाए ला, बगल में रखा। हाँ, वो लोग देख रहा है, बात करते करते अपना वो खींच रही है ये। हैं? वो लोग पूछ रहे, बेटी ये क्या कर रहे हो? बोले मैं खाती रहती हूँ। आपको नहीं पता? देख लो। अगर लड़के को बात पसंद आती है तो फिर आगे बढ़ो, वरना निकल लो यहाँ से, ठीक है? क्योंकि मैं तो खाती रहती हूँ। है कि नहीं? सही? आई बात समझ में? हाँ। और वो होता है ना, विवाह से पहले जो भेजा जाता है रिज्यूमे, कि तू, आप क्या क्या करते हो, क्या क्या आपके पास अचीवमेंट है, तो सब कुछ सारा बायोडाटा लिखने के बाद अंत में लिखना मैं खाती रहती हूँ, वो नीचे लिखना पड़ेगा। है कि नहीं? तो वो समझ में आना चाहिए। तो देख बहन, सुधार ले इसको, ठीक है? आदत जो है ना, ठीक है, हाँ, लत में ना बदले, इसका ख्याल रखना चाहिए हमें, ठीक है? किसी भी चीज़ का जो लत होता है ना, निरंतर जो होने लगे हमेशा हमेशा, वो सही चीज़ नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो हम क्या बोलें? हाँ चलो, ध्यान से सुनना। तो ये क्या है बताओ? धातु। ये है तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड है। तो एसिड के साथ जिंक रिएक्ट कर रहा है, तो देखो ZnCl2, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1, तो ZnCl2 1 इधर आया होगा जिंक। एक क्या बना? हाइड्रोजन गैस। बस यहाँ पे सब लिखा हुआ है, जिंक है तो जिंक लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो नाम लिखा हुआ है उसका, जिंक क्लोराइड बना तो जिंक क्लोराइड। आजा भाई, तू पढ़ा ले, आजा, आजा। ये खाती रहती है, तू बोलता रहता है। आजा आजा। और मैं गलत नहीं हो तो तुम दोनों का स्कूल भी सेम है, गैलेक्सी है। कमाल के हो तुम लोग हैं। वो स्कूल जो है ना, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकालता है ना भाई, मतलब ऐतिहासिक प्रोडक्ट निकालता है स्कूल।
ठीक है, बाकी जो ऐसा कि मैं अब क्या ही बोलूं, रहने दो। तो नहीं, अच्छे स्कूल है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट्स हुए हैं वहाँ से, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं हमारे यहाँ उस विद्यालय के। लेकिन ये जो है ना, आज जो दो मिले ना, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। एक बोलते रहता है, एक खाती रहती है। तो अभी जैसे कि ये नाम है, ठीक है, देखता हूँ कितनी देर में ये अपने अपनी कमियां सुधार लेते हैं। जिंक ये नाम है बस, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, अभी देखो नीचे फिर है जिंक मेटल है, एसिड चेंज कर दिया गया तो बना जिंक सल्फेट ZnSO और हाइड्रोजन गैस, फिर नीचे सबका नाम है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जब नोट करना तो इसको एज इट इज नोट करना है, बस एग्जाम्पल है। तो हमको क्या समझ में आया, देखो, एक पहली लाइन अगर आप याद रखते हो कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये लाइन याद रखोगे ना, तो एसिड तो ऐसे भी धीरे धीरे याद हो जाते हैं आपको, चैप्टर पढ़ते रहते हो, मेटल आपको पता ही है, तो दोनों को ऐड करके रिएक्शन लिखने में बड़ी सुविधा होती है। एक बात समझ में, ठीक है, अरे बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये ध्यान हमें रखना है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, दूसरा दूसरा धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया, मतलब अब एसिड का, हम लोग किसका गुण पढ़ रहे हैं बताओ, एसिड का, अम्ल का ही पढ़ रहे हैं ना। तो कितनी बार बोला है कि जब केमिकल प्रॉपर्टी जब भी बताना हो किसी का, तो उसके साथ रिएक्ट करवाओ, वो किसी के अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराओ, और अलग अलग चीज़ों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिर से एक बार कह देता हूँ, जैसे मान लो कोई पूछे कि शंभू सर का भौतिक गुण क्या है, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे, तो आप क्या बताओगे, सर की हाइट इतनी है, सर दिखने में सांवले काले हैं, बाल उनका पका पका है, उजला उजला हो गया है, सफ़ेद सफ़ेद, दिखने में 40-45 साल के दिखते हैं, जो भी आपके हिसाब से अपना होगा, है कि नहीं, मैं बहुत बिगाड़ के कह रहा हूँ, है कि नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है सर आप तो बहुत गोरे लगते हो, चढ़ा मत देना मेरे को, ठीक है, हाँ ये सब नहीं करना। तो समझ रहे हो, अरे लाइट बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई, समझ रहे हो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बताओ, कि फिजिकल प्रॉपर्टी बताना हो तो बाहर से जो डायमेंशन दिखता है, बाहर से जो चीज़ें दिखती है वैसे आप बता सकते हो, कि हाइट इतनी है, फैट इतना है, मतलब जो भी जो बहुत सारी चीज़ें दिखती है वो बता सकते हो। हाँ, लेकिन मेरी केमिकल प्रॉपर्टी बताना हो, रासायनिक गुण बताना होगा, देन मेरी वाइफ के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, कि हाउ टू रिएक्ट शंभू सर विद यू, आई बात समझ में, कि आपके साथ शंभू सर कैसे अभिक्रिया करते हैं, समझ में आई बात, ठीक है, तो समझा करो बात। नहीं, अरे हकीकत है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो किसी और के साथ कैसे बिहेव करता है, आप भी बता सकते हो, ऐसे थोड़ी नहीं बता सकते हो। आपसे पूछा जाए, आप जानते हो मेरे को, सालों से देख रहे हो, कितनी बार देख रहे हो, कैसे मैं किस किस सिचुएशन में क्या गलती करते हो, क्या करते हो नहीं करते हो, मैं क्रोधित कैसे होता हूँ, जैसे आपको पता है, तो बाहर किसी अननोन आदमी को बताना हो ना कि शंभू सर को अगर गुस्सा दिलाना हो तो ये काम कर देना, ये कैसे आपको पता है, क्योंकि आप मेरी केमिकल प्रॉपर्टी जानते हो। ऐसे कोई अननोन आदमी मेरे को गुस्सा दिलाना चाहे कैसे दिला देगा, नहीं दिला सकता है, लेकिन आप उसको जाकर सिखा दो कि देखो हम लोग ऐसा काम किए थे ना, तो शंभू सर बहुत भयंकर गुस्सा आए थे, तुम जाना आई पिन मार देना, ऐसे बोल देना, समझ रहे हो। तो वो क्या है, तुमको ये कैसे पता चला, जब तुमने मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करा। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जब बहुत टाइम एक्सपेंड करो किसी के साथ में, तो उसका इंटरनल बिहेवियर जो होता है ना, वो पता चलता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो रासायनिक गुण होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए रिएक्शन जरूरी होते हैं, क्या जरूरी होते हैं, ये बात समझ में आई। और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए बाहर से ही देख के बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, धातु चमकीला होता है, मेटल सर लस्टर, मेटल सर लस्टर, धातुओं के पास क्या होता है, एक अच्छा मतलब शाइनिंग होती है, चमक होती है, सही बात है, आपको देख के नहीं पता देख के ही तो पता चलता है। धातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज, इसके लिए रिएक्शन जरूरी है यार, एक बार पीट के देख लो बस, अरे हाँ कि ना, समझ में आ रही बात। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सटर्नल होती है ऑलमोस्ट, उसको देख के बताया जा सकता है, बाहर से बताया जा सकता है, थोड़े से इन्फॉर्मेशन, थोड़े से चीज़ों को यूज करके बताया जा सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जब भी बताना हो तो याद रखना, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। ओ दीदी ध्यान दो इधर, उधर का रखा जलेबी छनाता, 15 अगस्त दूर हुआ भाई, हाँ मुझे, हाँ देख रही है 15 अगस्त आ रहा, जलेबी उधर से आएगा। हाँ, तुम लोग का बीमारी जा नहीं रहा लेकिन ना, चलो। तो अच्छा, ये भी पता होगा, धातु कार्बोनेट पढ़ाया था मैंने,
अगर आपको याद हो तो, कि धातु कार्बोनेट क्या होता है। मतलब एक मेटल ले लो, एक कार्बोनेट ले लो। कार्बोनेट किसको बोला करते थे, CO3 पे 2-, ये कार्बोनेट आयन है, ये सोडियम है। तो बनाओ, जैसे Na2CO3, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। अच्छा, मेटल बाई कार्बोनेट क्या होता है, तो मेटल बाई की जगह हाइड्रोजन, याद आया, NaHCO3, भुला गया सब ना। और इसका वैलेंसी भी -1 बताए थे HCO3 का, याद है? हाँ हाँ, यस सर। अभी खाली देख के यस सर मुंह से निकल रहा है, रिवीजन करके तो आया नहीं है सब। जाके कॉपी पलटो पहला चैप्टर का केमिस्ट्री वाला और सब रिवाइज करके आओ, सब समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी मैं कल पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत? अभी जो पढ़ाया उसको लिख लो, समझ आया? चलो जल्दी से नोट